हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारी क्लास 12th की फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग को, जिसकी ऑथर हैं एनीज जंग। ये जो चैप्टर है एक एक्सर्प्ट है, मतलब एक छोटा सा पार्ट है एक बुक का जिसे एनीज जंग ने लिखा था। और उस बुक का टाइटल है या उस बुक का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के नाम को या इस चैप्टर के टाइटल को। तो इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग है उसे रेफर किया गया है चाइल्डहुड से, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जो सबसे ब्यूटीफुल सीजन्स होता है सारे सीजन्स में से वो स्प्रिंग का सीजन होता है। उसी तरीके से जो हमारी लाइफ स्पैन में सबसे ब्यूटीफुल टाइम होता है वो हमारे चाइल्डहुड का टाइम होता है। और इस चैप्टर में ऑथर कुछ ऐसे ही बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगी जो किसी न किसी कारण से या कुछ ऐसी सिचुएशंस के कारण अपने इस चाइल्डहुड को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उन्होंने अपना चाइल्डहुड खो दिया है। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। और जो रीजंस ऑथर इस चैप्टर में डिस्कस करती हैं वो मेनली होते हैं चाइल्ड लेबर के। तो इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, और सेकंड पार्ट है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे साहिब की स्टोरी को और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मुकेश की स्टोरी को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को, जो है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज को। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ऑथर सबसे पहले हमें साहिब के बैकग्राउंड के बारे में बताती है। तो जो साहिब और उनकी फैमिली थी उन्होंने काफी टाइम पहले ही अपना घर छोड़ दिया था, जो कि काफी हरे भरे खेतों के बीच में था, ढाका में, जो कि बांग्लादेश में है। और उनका जो पुराना घर था वो एक डिस्टेंट मेमोरी भी नहीं है, यानी वो एक ऐसी मेमोरी है जिसे वो पूरी तरह भूल चुके हैं। वो लोग पहले वहां पर एग्रीकल्चर करते थे, पर जब वहां पर बहुत सारे स्टॉर्म्स आए तो उन स्टॉर्म्स के कारण उनके जो सारे खेत थे और उनके जो घर थे वो सभी डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिसके कारण उन्हें दूसरे बड़े बड़े शहरों में जाके सेटल होना पड़ा। जैसा ऑथर ने कहा है, लुकिंग फॉर गोल्ड, यानी अपने लाइवलीहुड या फिर अपने सर्वाइवल के लिए इन्हें दूसरे दूसरे बड़े बड़े शहरों में जाके सेटल होना पड़ा। तो सबसे पहले ऑथर जो है वो साहिब से क्वेश्चन करती है। जब वो साहिब से मिलती है, जब वो एक कूड़े के ढेर में से कुछ ढूंढ रहा होता है, वो साहिब से पूछती हैं वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी जो साहिब है वो काफी लो टोन में सॉफ्टली कहता है मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं है। तभी जो ऑथर है वो काफी इजीली कह देती हैं और काफी प्रॉम्प्टली कहती हैं तो तुम स्कूल भी तो जा सकते हो। और जैसा ही वो ये कहती हैं उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने कितनी हॉलो एडवाइस दी है उसे, या फिर कितनी बेसलेस एडवाइस दी है, क्योंकि वो एक रैग पिकर है। तभी जो साहिब है वो कहता है कि हमारे नेबरहुड में या हमारे आस पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, और जब हमारे नेबरहुड में कोई स्कूल बन जाएगा तो वो वहां पर जरूर जाएगा। तभी जो ऑथर है वो मजाक में कह देती हैं कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट कर दूं तो क्या तुम वहां पर आओगे। तभी साहिब के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि वो जरूर आएगा। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद जो साहिब है वो दौड़ते हुए ऑथर के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। तभी ऑथर उसके रिप्लाई में कहती है कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल को बनने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। और ये जब ऑथर ये कह रही होती हैं तब उन्हें काफी एम्बेरस्ड फील हो रहा होता है, उन्हें काफी शर्म आ रही होती है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जिसे वो पूरा नहीं कर सकती थी। पर फिर ऑथर हमें ये भी बताती है कि साहिब जैसे लोगों से जो कि काफी पुअर हैं, इस तरीके के प्रॉमिस लोग करते रहते हैं जिसे वो कभी भी पूरा नहीं करते हैं इस ब्लीक वर्ल्ड में, यानी इस अनवेलकम वर्ल्ड में, जिसमें लोग इन जैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हैं। इसके बाद ऑथर हमें बताती हैं कि काफी ज्यादा टाइम तक उस साहिब को जानने के बाद एक बार ऑथर उससे उनका नाम पूछती है। तभी वो कहता है साहिब ए आलम। तभी ऑथर सोचती हैं कि अगर इसे कोई इसके नाम का मतलब बताएगा, जो कि है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स या फिर पूरे यूनिवर्स का राजा, तो उसे ये बिलीव करने में, इसे विश्वास करने में उसे काफी ज्यादा मुश्किल होगी। यहाँ पर ऑथर ने एक आयरनी हमें बताई है। आयरनी का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका मतलब असलियत में बिल्कुल अपोजिट हो उस स्टेटमेंट से। जैसे कि यहाँ पर उसका नाम है साहिब ए आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पर असलियत में साहिब एक रैग पिकर है। ऑथर हमें ये भी बताती है कि जो साहिब है वो स्ट्रीट्स पर अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ ही घूमता रहता है, जिसे ऑथर एक आर्मी बुलाती है बेयरफुट बॉयज की, जो कि मॉर्निंग बर्ड्स की तरह हैं, जो सुबह सुबह तो दिखाई देते हैं पर दिन के टाइम पर डिसअपियर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो ऑथर उन्हें आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज इसलिए कहती है
क्योंकि जो सभी ये लोग हैं वो कभी भी फुटवेयर्स नहीं पहनते थे। इसके बाद ऑथर इन्हें मॉर्निंग बर्ड्स से रिलेट इसलिए करती है क्योंकि जैसे मॉर्निंग में हम काफी सारी बर्ड्स को देख सकते हैं, पर जैसे ही दिन का टाइम होता है हम कोई भी बर्ड्स को नहीं देख पाते हैं। उसी तरीके से ये बच्चे भी सुबह के टाइम पर ही निकलते थे और दिन के टाइम में ये सभी डिसअपेयर हो जाते थे या फिर ये सभी वापस चले जाते थे। और ऑथर हमें ये भी बताती है कि कुछ ही महीनों में वो इन सभी बच्चों को रिकॉग्नाइज करने लग गई थी या इन सभी बच्चों को पहचानने लग गई थी। एक बार ऑथर इनमें से एक बच्चे से पूछती है कि तुम चप्पल्स या कोई भी फुटवेयर्स क्यों नहीं पहनते हो। तभी इसका रिप्लाई देते हुए वो कहता है कि जो उनकी मदर है वो उन्हें शेल्फ से फुटवेयर्स उतार कर ही नहीं देती हैं। तभी उनमें से जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है कि अगर इनकी मदर इन्हें फुटवेयर्स उतार कर भी दे दे शेल्फ से तो भी ये उन्हें फेंक देगा। और जो बच्चा ये कहता है उसने शूज पहन रखे थे, पर उनके दोनों जो पैरों में शूज थे वो अलग अलग थे या वो मैच नहीं कर रहे थे। और जब ऑथर इस पे कमेंट करती हैं तो वो इसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। तभी एक तीसरा बच्चा कहता है कि उसे शूज चाहिए और उसने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी एक भी शूज के पेयर को ओन नहीं किया था या उसके पास आज तक पूरी लाइफ में एक भी पेयर ऑफ शूज नहीं थे। इसके बाद ऑथर में बताती हैं कि उन्होंने काफी सारे अलग अलग शहरों में इस तरीके के बच्चों को देखा है जो कभी भी फुटवेयर्स नहीं पहनते थे, और जो सबसे कॉमन एक्सप्लेनेशन इसका उन्हें मिलता था वो ये था कि ये पैसों की कमी के कारण नहीं है, पर ये एक ट्रेडिशन है बेयरफुट रहने का। और ऑथर को ऐसा लगता है कि ये जस्ट एक एक्सप्लेनेशन है या एक एक्सक्यूज है जिससे कि ये लोग अपनी परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को या अपनी कंटिन्यूअस या अपनी चली आ रही गरीबी को छुपाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ऑथर में बताती हैं कि उन्हें एक पुरानी स्टोरी याद आती है जिसे एक आदमी ने उन्हें बताया था जो कि उदीपी में रहता था, और जब वो छोटा था तब वो एक पुराने मंदिर के पास के एक स्कूल में जाता था और उस टेम्पल के जो प्रीस्ट थे या पुजारी थे वो उनके फादर थे। और जब वो स्कूल जाता था तब वो थोड़ी देर के लिए मंदिर के सामने रुक जाता था और हमेशा प्रे करता था कि काश उसके पास भी एक पेयर ऑफ शूज होते। और जब वो आदमी छोटा था उससे करीब 30 साल के बाद जो ऑथर है वो इस छोटे से शहर को विजिट करती है और उस टेम्पल में भी जाती है। और वो टेम्पल अभी काफी डिसोलेशन में था, यानी वहां पर अब कोई ज्यादा लोग भी नहीं रहते थे और काफी लेफ्ट ओवर एरिया था वो अब। और उस टेम्पल के बैकयार्ड में अब एक नया प्रीस्ट है और वो देखती है कि वहां पर एक छोटा लड़का जिसने अभी यूनिफॉर्म पहनी हुई है और साथ में शूज भी पहने हुए हैं वो वहां पर भागता हुआ आता है और अपने स्कूल बैग को बेड पर फेंक कर चला जाता है। और जब ऑथर उस लड़के को देखती है तब उन्हें उस दूसरे लड़के की याद आ जाती है जो कि शूज के लिए प्रे करता था, और शायद उनकी प्रेयर्स अब फुलफिल हो गई हैं और उसी लिए जो शायद अब नए प्रीस्ट के जो बच्चे हैं शायद वो भी अब शूज पहनने लग गए हैं। और इसके बाद ऑथर हमें बताती है कि भले ही जो प्रीस्ट हैं उनके जो बच्चे हैं वो अब शूज पहनने लग गए हैं, पर साहिब जैसे जो रैक पिकर्स हैं वो आज भी शूलेस ही घूमते हैं। अब ऑथर हमें बताती है कि उस साहिब और उनके दोस्तों के साथ रहने के कुछ टाइम बाद उन्हें अब सीमापुरी के बारे में पता चलता है जो कि दिल्ली की पेरीफेरी में है, मतलब दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में है या दिल्ली के बाहरी इलाकों में है। और ऑथर ये भी कहती हैं मेटाफरिकली ये दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर है। सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफरिकली। तो मेटाफर का मतलब होता है एक ऐसी चीज को रिफर करना जो एक्चुअल में है ही नहीं, यानी जो सीमापुरी है भले ही वो दिल्ली के बाहरी इलाकों में ही है, पर वो जैसा दिल्ली है उसमें जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसमें जैसे लोग रहते हैं उसके कंपेयर्ड में जो सीमापुरी है वो दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर है। इसके बाद ऑथर हमें बताती हैं कि सीमापुरी में जो भी लोग रहते हैं वो स्क्वाटर्स हैं। स्क्वाटर्स का मतलब होता है कि इलीगली सेटल्ड है या उनको कोई भी परमिशन नहीं है वहां पर रहने की। और ये जो भी लोग हैं वो बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे 1971 में, और साहिब की फैमिली भी उनमें से एक ही है। सीमापुरी जो जगह है इन लोगों के आने से पहले एक बैरन लैंड थी, वाइल्डरनेस थी, एक खाली पड़ा इलाका था, और वो अभी भी एक बैरन लैंड ही है। बस अब फर्क ये है कि अब ये एम्प्टी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने घर बना लिए हैं जो कि नॉर्मली मड से बने हुए हैं, और उनकी जो छतें हैं वो टिन और टारपोलिन से बनी हुई है। उनकी लोकेलिटी में कोई भी सीवेजेस या फिर कोई भी ड्रेनेज नहीं है, और साथ ही में वहाँ पे रनिंग वाटर यानी पानी की भी फैसिलिटीज नहीं है। तो
तो ये था एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शन जो कि ऑथर हमें देती हैं सीमापुरी के बारे में और वो ये भी बताती है कि सीमापुरी में अराउंड 10,000 रैग पिकर्स रहते थे और वो यहाँ पर 30 साल से भी ज़्यादा से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के। मतलब इन लोगों के पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह भी नहीं है और कोई भी परमिट्स भी नहीं है या कोई भी परमिशंस नहीं है। और इन लोगों के पास आइडेंटिटी कार्ड्स तो नहीं है पर इन लोगों के पास राशन कार्ड्स ज़रूर हैं, जिससे कि ये अपना नाम वोटर्स लिस्ट में डलवा सकते हैं और वोट दे सकते हैं। और इनके पास ये राशन कार्ड्स इसलिए हैं क्योंकि जो अलग-अलग पॉलिटिशियंस होते हैं, वो इन्हें राशन कार्ड्स अवेलेबल करवा देते हैं ताकि वो अपने लिए इन लोगों से वोट ले पाएँ और इसके बदले में इन्हें राशन कार्ड्स मिलते थे जिससे वो कम प्राइस पे फूड ग्रेन्स को खरीद सकते थे। और इन लोगों के लिए फूड ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था किसी भी आइडेंटिटी कार्ड से। इसके बाद ऑथर एक ग्रुप ऑफ वुमेन से जिन्होंने टैटर्ड साड़ीज यानी फटी पुरानी साड़ीज पहन रखी थी, उनसे पूछती है कि आखिर उन्होंने अपने घर और अपने ब्यूटीफुल लैंड्स यानी अपने जो खेत थे वो आखिर क्यों छोड़ दिए और यहाँ पर आके रैग पिकिंग का काम क्यों कर रहे हैं। तब वो वुमेन्स रिप्लाई करती हैं, इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन्स। इसका मतलब है कि अगर वो दिन के ख़त्म होने पर अपनी फैमिलीज़ को फीड कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ को फूड प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एक ऐसी जगह पर रहने से जहाँ पर उनके खेत थे पर उन खेतों से उन्हें कोई भी फसल या फिर उन्हें कोई भी ग्रेन्स नहीं मिलते थे, जिनके कारण वो अपनी फैमिलीज़ को फीड भी नहीं कर पा रहे थे। और इसीलिए जहाँ भी वो अपनी फैमिलीज़ को फीड कर पाते हैं वो वहाँ पर सेटल हो जाते हैं। जैसे कि वो यहाँ पर रहते थे अपने ट्रांजिट होम्स में यानी अपने टेम्पररी घरों में, और जो उनके बच्चे होते हैं वो भी उनकी साथ ही ऐसे ही ग्रो होते हैं और वो भी पार्टनर्स इन सर्वाइवल बन जाते हैं। यानी वो भी काफ़ी यंग एज से ही इनके साथ ही काम करना शुरू कर देते हैं जिससे वो अपनी फैमिलीज़ को फीड कर पाएँ। और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब ही होता है रैग पिकिंग, इसीलिए सभी लोग यहाँ पर रैग पिकिंग करते हैं। और सीमापुरी में कई सालों तक रहने के बाद ये रैग पिकिंग का काम उनके लिए फाइन आर्ट जैसा बन गया है और जो गार्बेज है वो उनके लिए गोल्ड जैसा ही है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इन लोगों के लिए सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल होता है और अगर किसी चीज़ के कारण वो अपना लाइवलीहुड कमा पाते हैं या अपनी फैमिलीज़ को फीड कर पाते हैं, जैसा कि वो यहाँ पर गार्बेज को पिक करके कर रहे हैं, तो गार्बेज उनके लिए गोल्ड के इक्विवेलेंट है क्योंकि इसके कारण ही ये अपनी फैमिलीज़ को फीड कर पाते हैं और इनका जो रोज़ का खाना है ये भी इसी पर ही टिका हुआ होता है। पर यहाँ पर जो बच्चे हैं, जैसे कि साहिब एक बार ऑथर से कहते हैं कि वो कभी-कभी उसे गार्बेज में से कभी-कभी 1 रुपी मिल जाता है या फिर कभी-कभी तो 10 रुपीज़ का नोट भी मिल जाता है। तो इस पे ऑथर हमें बताते हैं कि जब इन जैसे बच्चों को एक सिल्वर कॉइन मतलब 1 रुपी का कॉइन एक कूड़े के ढेर में भी मिल जाता है तो ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और ज़्यादा ढूंढने से, क्योंकि हमेशा एक उम्मीद होती है कि शायद इन्हें थोड़े और रुपए अंदर से मिल जाएं। और जो गार्बेज होता है उसका मतलब इन बच्चों के लिए अलग है और इनके पेरेंट्स के लिए अलग है, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स हैं वो सिर्फ गार्बेज को एज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल देखते हैं, पर जो बच्चे हैं वो उसे नई नई चीज़ें ढूंढते हैं। उनके लिए तो ये गार्बेज जो है वो रैप्ड इन वंडर्स है, क्योंकि इन्हें अलग अलग टाइप की चीज़ें मिलती है गार्बेज में, जैसे कभी पैसे मिल जाते हैं, कभी कोई नई चीज़ मिल जाती है, इस तरह से। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि एक बार एक विंटर्स की मॉर्निंग में वो साहिब को देखती हैं जो कि उनके नेबरहुड में एक फेंस्ड गेट के सामने खड़ा हुआ होता है और वो 2 लोगों को टेनिस खेलते हुए देख रहा होता है जिन्होंने वाइट ड्रेस पहनी हुई थी। इसके बाद साहिब ऑथर को बताता है कि उन्हें ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद है और वो ऐसे ही इस गेम को इस फेंस्ड गेट के पीछे ही खड़े-खड़े देखता रहता है। और जब ये लोग खेल कर वापस चले जाते हैं, तब जो गेट कीपर है वो उसे अंदर भी जाने देता है और थोड़ी देर के लिए जो टेनिस बैट है उसे भी स्विंग करने देता है। इसके बाद ऑथर देखती हैं कि जो साहिब है उसने भी टेनिस शूज़ पहन रखे थे और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज था, क्योंकि उसने जो शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखे थे वो काफ़ी ज़्यादा फेडेड थे, काफ़ी ज़्यादा पुराने थे और उनका कलर उड़ चुका था, और उसने टेनिस शूज़ पहन रखे थे। तभी जो साहिब है वो कहता है, समवन गेव देम टू मी, यानी एक बार किसी ने मुझे ये दे दिए थे। तभी ऑथर सोचती है कि ज़रूर
ये किसी अमीर लड़के के शूज होंगे जिसने इसे डिस्कार्ड कर दिया था या इसे पहनने से मना कर दिया होगा, क्योंकि उनमें से एक शू में एक छोटा सा होल था। पर फिर ऑथर सोचते हैं कि जिस बच्चे ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी भी शूज नहीं पहने थे, तो उसके लिए तो ये होल वाले शूज भी एक सपने जैसा ही है जो आज पूरा हो गया है। पर ये जो गेम वो देख रहा है, वो साहिब के लिए एक ऐसा सपना है जो शायद कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसके बाद ऑथर हमें बताती हैं कि एक बार वो साहिब से मिलती है जब वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा होता है, यानी मिल्क लेने जा रहा होता है। उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर भी होता है, यानी एक स्टील का कंटेनर भी होता है। और साहिब कहता है कि अब वो एक टी स्टॉल में काम करता है जो कि उस रोड के साइड में है। और वो ये भी बताता है कि उसे वहाँ पर काम करने से 800 रुपीज़ भी मिलते हैं और साथ ही में उसकी सारी मील्स या उसका खाना भी मिलता है। तभी ऑथर उससे पूछती है कि क्या उसे ये जॉब पसंद है। तभी वो देखती हैं कि जो साहिब है उसने अपना केयर फ्री लुक खो दिया है जो पहले वो कैरी करता था जब वो रैक पिकिंग करता है। और ऑथर को ऐसा लगता है कि जो स्टील कैनिस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है उस प्लास्टिक बैग से जो कि वो पहले कैरी करता था अपने शोल्डर पे। एक्चुअल में तो एक प्लास्टिक बैग काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है एक स्टील कैनिस्टर के कंपैरिजन में, पर यहाँ पर ऑथर ऐसा इसलिए कहती है कि स्टील कैनिस्टर ज़्यादा हैवी है क्योंकि ऑथर यहाँ पे फ्रीडम के कंटेक्स्ट में कंपेयर कर रही है कि जो स्टील कैनिस्टर है वो उस चीज़ स्टॉल वाले का है और उसे अब सारे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं उस टी स्टॉल वाले के। पर पहले जब साहिब रैक पिकिंग करता था तब उसके पास फ्रीडम था, उसे किसी के भी ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करना पड़ता था। तो इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो और इसके नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।